नमस्कार साथियों, प्रेम की बात में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें एक बात कही थी कि 30 मार्च के बाद इस देश की राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। और ये बात मैंने ऐसे ही नहीं कही थी, कुछ तथ्यों के आधार पे ही इस बात को मैंने कहा था और अब लग रहा है कि उसकी सुगबुगाहट तेज हो गई और जो बातें मैंने कही थी उसी दिशा में अब कार्य आगे धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और बहुत जल्द आपको इसका असर देखने को भी मिलेगा। और ये बात मैंने किसके लिए कही थी? भाजपा के परिप्रेक्ष्य में कहा था, क्योंकि उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी की मुलाकात नागपुर में होने वाली थी। कई लोग कई तरह के कयास लगा रहे थे, लेकिन यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद से आगे की राजनीति से लेकर किस प्रकार के चेंजेस को करने हैं, जो आने वाले समय में भाजपा को नए विकल्प से लेकर नए नए नेता कैसे तैयार होंगे, इस पर भी पूर्ण रूप से चर्चा हुई। और अभी इस बात की चर्चा के लिए मैं बैठा हूं कि कैसे एक कदम आगे बढ़ा, उसी के बारे में आप सभी को विस्तार से बताऊंगा। और प्रधानमंत्री ने हिसार की रैली में क्या कहा, उसके क्या मायने हैं और उसको किस प्रकार से सोशल मीडिया में ट्रोल किया जा रहा है, इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा होगी। तो ध्यान से इसको देखिएगा जरूर दोस्तों। खबरें ये निकल के आई है कि मोदी कैबिनेट में फेरबदल होने जा रहा है और ये बात सत्य है। पिछले 2 कार्यकाल में आपने देखा होगा कि जो भी मंत्री कैबिनेट के बने उसमें बहुत ज़्यादा फेरबदल नहीं हुए थे और तीसरे टर्म में भी लगभग उन्हीं चेहरों को इस मंत्रिमंडल में भी जगह मिली, जबकि 2 कार्यकाल भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ रही और इस कार्यकाल में नए सहयोगियों के सहयोग से सरकार एनडीए की चल रही है। लेकिन जो लोग ये कह रहे थे कि भाजपा बैसाखी के सहारे इस सरकार को चला रही है, कुछ ही दिनों बाद यो सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और इसी समय जब कार्यकाल पूरा होगा तो संगठन से लेकर सरकार तक में परिवर्तन होने तय है। और ये भी बात मैंने कही थी कि भाजपा का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी चुनावी प्रक्रिया अब इसी मंथ में हो जाएगी। मैंने बार बार इस बात को कहा है कि 18 मार्च से बेंगलोर में जो कार्यकारिणी की बैठक है, ऐसे तो जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे वो अमित शाह ही हो, अगर उनके बयान को देखेंगे तो सब लोग ये कहते हैं कि 13 करोड़ कार्यकर्ता है, संगठन का चुनाव होगा, प्रदेश के अध्यक्ष चुने जाएंगे, उसके बाद एक प्रक्रिया जो है उसके तहत ये होगी। लेकिन दोस्तों, ये भी बात सत्य है कि 15 प्रदेश अध्यक्ष ऑलरेडी उनके हैं और जो 4 बचे हुए थे वो भी तय हैं, सिर्फ उनकी घोषणा होनी बाकी थी। तो मोटा मोटी ये मान के चलिए कि इस महीने के लास्ट तक ये जितने भी पर्दे लगे हुए हैं, ये पर्दे पर से पर्दा हट जाएगा और सब कुछ क्लियर रूप से आपको दिखाई देने लगेगा। और इसलिए ये जरूरी है क्योंकि इस बार जो
प्रमुख सहयोगी हैं। और जैसा कि वक्फ बिल अभी पास हुआ है, इसको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि भाजपा मुस्लिम समुदाय से कोई भी चेहरा नहीं देता है, प्रतिनिधित्व नहीं देता है, तो इस बार उस समाज से भी प्रतिनिधित्व मिलेगा। किस मंत्रालय में परिवर्तन होने के ज़्यादा चांस है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो इसी को जानने की कोशिश करते हैं। बीजेपी के नए अध्यक्ष के बाद टीम मोदी में बदलाव होना तय है। इस महीने संपन्न होने वाले नए भाजपा अध्यक्ष के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी एक नई टीम के साथ काम करना शुरू कर देंगे। अगले महीने तक भाजपा की नई टीम का अनावरण होने की संभावना बताई जा रही है। सरकार में संभावित बदलावों का मार्ग प्रशस्त करेगी। यह समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अगले महीने प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है। क्योंकि 9 जून को उन्होंने शपथ लिया था, तो उनका 1 साल पूरा होने वाला है और इसी दरमियान ये सारे काम किए जाएंगे, ये बात तय। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि पार्टी और सरकार दोनों में बदलाव लगभग एक ही समय पर होंगे, जो अगले चुनावी चक्र में मोदी के नेतृत्व में एक नए चरण का संकेत देगा। प्रधानमंत्री ने पिछले साल 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल के मंत्रिमंडल में कोई खास बदलाव नहीं किया। अपने तीसरे कार्यकाल में अधिकांश मंत्रियों ने अपने पिछले विभागों को बरकरार रखा। स्पीकर जैसे पद भी अपरिवर्तित रहे। पहली बार भाजपा ने नए सहयोगों की मदद से बहुमत हासिल किया, इसलिए प्रधानमंत्री ने किसी बड़े फेरबदल पर जोर नहीं दिया। इसके विपरीत जो मैंने कहा, पिछले 2 कार्यकालों में भाजपा ने अपने दम पर बहुमत हासिल किया था, जिससे सरकार बनाने के लिए बाहरी पार्टी के समर्थन की जरूरत खत्म हो गई थी। इसके बावजूद एनडीए के सहयोगियों को सरकार में शामिल किया और सरकार सुचारू रूप से चलाया। जो लोग ये दावे कर रहे थे कि ये सरकार 6 महीने में गिर जाएगी, आज कम से कम उनकी जुबान पे ताला लग गया है। अब इसकी बात वो करते हुए दिखाई नहीं देते। और ये जो बातें कर रहे थे कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी ठोस डिसीजन नहीं ले पाएंगे, तो जिस प्रकार से अभी तक का कार्यकाल चला है तीसरे टर्म का, आप देख रहे हैं कि किस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। और जो लोग ये बार बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को कह रहे थे कि ये अगर मुस्लिम से रिलेटेड कोई भी बात होगा, खास करके वक्फ बिल को लेकर, तो ये समर्थन वापस लेंगे। इस बात का इंतजार भी ये लोग कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। संसद के दोनों सदनों से ये बिल पास हो गया और देश में ये कानून के रूप में बन गया। किन मंत्रालयों में तब्दीली हो सकती है, उसके बारे में भी आपको मैं सूचना दे देता हूं। अंदरूनी सूत्रों के अनुसार अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय, जो वर्तमान में किरण रिजिजू के पास है, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री भी किरण रिजिजू है, अभी उसे किसी नए चेहरे को सौंपा जा सकता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में भी नेतृत्व परिवर्तन की उम्मीद है, क्योंकि ये एक ऐसा विभाग है जो पिछले बार भी कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था और अभी भी ये परफॉर्म नहीं कर रहा है। हालांकि मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि वो हर विभाग के मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनके साथ बैठकर उनके विभागों की समीक्षा करते हैं
और क्या काम उन्होंने किया या नहीं किया उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो निश्चित तौर पे जो रिपोर्ट कार्ड है, कई सारे आपको ऐसे मंत्री मिलेंगे जो सिर्फ मोदी मोदी जप कर सोचते हैं कि हमारा काम हो जाएगा, लेकिन इस बार ऐसा होना नहीं है। उनका मंत्रालय बदल जाएगा, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं दिखाई दे रही है। और इससे क्या होगा, इस फेरबदल का असर शहरी विकास, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, कानून एवं न्याय, पूर्वोत्तर क्षेत्रों का विकास, कोयला एवं खान तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालयों पर भी पड़ सकता है। इसके अलावा जो भाजपा का नियम है, एक व्यक्ति एक पद का नियम सख्ती से लागू किए जाने की भी संभावना है। और उम्मीद की जा रही है पसमानदा मुस्लिम समुदाय से किसी एक सदस्य को मंत्री बनाया जा सकता है। इसमें दो नाम चल रहे हैं। एक जो राज्यसभा सांसद हैं उनका नाम है गुलाम अली खटाना, और जो दूसरे हैं जमाल सिद्दीकी, ये भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हालांकि मोदी जी के बारे में ये कहा जाता है कि जिसके नाम की चर्चा चलती है वो तो बिल्कुल नहीं बनते, लेकिन सूत्रों के हवाले से तो यही दो नाम अभी सामने आ रहे हैं, क्योंकि पुराने जो भी नाम है उनका क्या हाल है पार्टी में ये आप सभी अच्छे से जानते हैं। अब भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुना जाना तय है, उसके बारे में भी लगातार विचार विमर्श, एक तरह से समझिए कि वो फाइनलाइज ही है, सिर्फ नाम की घोषणा होनी बाकी है। और ये भी तय है कि ऐसे व्यक्ति को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा जिसकी संगठन कुशल क्षमता और सरकार के साथ सामंजस्य ऐसा होगा कि वो जो बीच में दूरियां आई थी आरएसएस और बीजेपी के बीच में, उसमें कहीं किसी तरह से दिक्कत ना आए, क्योंकि आने वाले सालों में कई सारे चुनाव होने हैं और ये भी तय है कि जो अध्यक्ष बनेंगे वो 2029 के लोकसभा चुनाव उन्हीं की अध्यक्षता में होगी। इसलिए भी सारे विकल्पों पे विचार करके अध्यक्ष का नाम तय होना, या यूं कहें कि घोषणा होना बाकी है। कहाँ कहाँ चुनाव होने, 25 में तो बिहार के हैं, 2026 में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरला, आसाम, इन 4 राज्यों के चुनाव हैं। 27 की अगर आप बात करें तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, राष्ट्रपति का चुनाव और साथ ही साथ उपराष्ट्रपति के भी महत्वपूर्ण चुनाव इसमें शामिल है। इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखकर इतना डिले इस बात को किया गया है और इसी वजह से ये सारी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। नेतृत्व को इस प्रकार से बदला जाएगा कि नए लोगों को, अभी तक जो लोग संगठन में हैं, कार्यकारिणी में हैं, वो लोग अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप नए लोगों को मौका नहीं देंगे तो भविष्य की राजनीति आप किस प्रकार से करेंगे, इस पे भी विचार करना जरूरी है। और ये कदम उसी दिशा को देखकर लिया गया कदम है। और आप देखेंगे कि जब सरकार के 1 साल के कार्यक्रम को जब लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाएगा, उससे पहले ये सारे बदलाव आपको भाजपा के अंदर देखने को मिलेंगे। तो खबरें यही थी दोस्तों। और जो मैंने बोला था, हिसार के एयरपोर्ट के उद्घाटन में जब प्रधानमंत्री गए थे
उन्होंने एक बात कही वक्फ बिल को लेकर कि अगर ये बोर्ड इतने ही अच्छे तरीके से काम कर रहा होता तो मुस्लिम समाज के गरीब मुसलमान आज पंचर नहीं बना रहे होते। इस बात पे भी काफ़ी सारे विवाद हो रहे हैं। आप अब तो ऐसा लग रहा है कि सोशल मीडिया एक्स को अगर आप खोलेंगे तो इतने प्रकार के अंधभक्त दिखाई देते हैं जिनकी की कोई तुलना नहीं है। कांग्रेस तो समझ में आता है कि वो तो कभी सपोर्ट किसी भी बात का नहीं करती है सरकार की, उसका तो दखल देना, उल्टा बोलना समझ में आता है। लेकिन इतने सारे लंबे फौज पड़े हुए हैं कि किसी भी बात को पकड़कर उसके पीछे ये कोई भी वर्ड, मतलब सरकार जब से बनी है इन 11 सालों में, मतलब समझिए कि इस देश के हिंदू जो हैं, जो मुस्लिम पैरोकार की राजनीति करते हैं वो तो सभी को पता है, लेकिन जो हिंदू सनातनी है वो भी ऐसी विचार रखते हैं, इस तरह की प्रक्रिया देते हैं कि देख करके बड़ा दुख होता है कि आखिर इनकी मनोदशा किस प्रकार की है और ये किस तरह से, जैसे अन्य नेताओं सोचते हैं कि जातियों में बांट, मुस्लिम मतलब एकजुट, यूनिटी होनी चाहिए, उसमें जात नहीं आनी चाहिए, वो सिर्फ एक मुस्लिम है। लेकिन हिंदुओं में जातियों में बांटकर और वहां से जो भी मिल जाए वो अपना बोनस समझने की कोशिश करते हैं और उसको अर्जित करने के जितने हथकंडे हो सकते हैं उसे अपनाते हैं। इसी का ताजा उदाहरण पश्चिम बंगाल में जो घटना घटी वक्फ बिल को लेकर, ये राज्य सरकार की असफलताओं को दिखाता है। और इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं कि विपक्ष का एक भी व्यक्ति मुंह खोलने को तैयार नहीं होता है, एक ट्विटर पे पोस्ट नहीं लिख सकता है। मुंह से बोलने की बात तो छोड़ दीजिए, किसी का एक पोस्ट आपको दिखाई नहीं देगा। आप पूरे एक्स को खंगाल लीजिए, कहीं किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा, सबके मुंह में दही जमी रहती है। लेकिन आगरा की घटना जो घटी थी उसमें जो करनी सेना ने निकाला रैली और शस्त्र का जो उपयोग उसमें किया गया था, उसको लेकर कितना ट्रोल किया जा रहा है यूपी सरकार को, योगी आदित्यनाथ जी को। उन्हें ये नहीं दिखता कि इसी वक्त बिल पास होने के बावजूद यूपी का माहौल क्या है और पश्चिम बंगाल का माहौल क्या है, जबकि यूपी की आबादी पश्चिम बंगाल से दुगनी तो जरूर होगी, इसमें कहीं किसी प्रकार की संशय नहीं है। इस चीज को पहचानने की जरूरत है और खुल करके उसके हिसाब से आप सभी इसको सपोर्ट करें, यही उम्मीद करता हूं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, सही को, सत्य को पहचानिए और उसके हिसाब से आप फैसले कीजिए। तो खबर यही थी दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरा अल्टरनेट चैनल फैक्ट्स में भी वीडियो लगातार डाले जाते हैं, उस चैनल को भी आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। अपना कंट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं, QR कोड स्क्रीन पे रहते हैं। बाकी सारे डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं देता हूं, उसके माध्यम से भी आप अपना सपोर्ट दे सकते हैं, ज्वाइन बटन भी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग अपना सपोर्ट जरूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।